हम बेसिकली एमएम पब्लिक स्कूल का एक मिड टर्म का एग्ज़ामिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो केमिस्ट्री का एग्ज़ामिनेशन है। तो क्या आया था ये केमिस्ट्री के एग्ज़ाम पेपर में, तो ध्यान से देखना और सुनना। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक्सप्लेन वाई द बॉन्ड एंगल इन वाटर एंड वाटर इज़ लेस देन द अमोनिया। देखो बेटा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वाटर के अंदर कहीं ना कहीं 2 लोन पेयर होते हैं कुछ इस तरह से। राइट, और अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 में कुछ लोन पेयर इस तरह से, एक लोन पेयर रहता है कुछ इस तरह से। राइट बेटा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप देखोगे, दोनों की ज्योमेट्री सेम है, टेट्राहेड्रल। दोनों की ज्योमेट्री जो है वो कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल ही है। राइट, बट जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं, दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, बट जो प्रॉब्लम अराइज करती है वो ये कि जो 2 लोन पेयर है बेटा, कहीं ना कहीं एक्चुअली में बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा, कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा एक्चुअली में हम कहीं रिपेल दबा देते हैं, और दबाने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का हो जाता है, जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो 107 डिग्री के आसपास रहता है। तो बेटा यही आपने वहाँ पर लिखना है कि इसके अंदर एक लोन पेयर है। राइट, ये एक लोन पेयर जो होता है उसका, एक लोन पेयर का कहीं ना कहीं जो बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन जो है वो उतना नहीं होता जितना 2 लोन पेयर का रिपल्शन होता है। तो बेटा ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये रिपेल करने की वजह से दूर भागते हैं, और ये दूर भागते रहे बॉन्ड एंगल को यहाँ पे दबा देते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपका एक्चुअली में बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। राइट, समझ आ गया होगा, ईजी है। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर। यस बेटा, आप अगर देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें तो बेटा ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये बात तो सच है कि हाँ ये पोलर है। राइट, ये बात तो सच है बेटा कि ये पोलर है। राइट, क्यों पोलर है? क्योंकि एक तरफ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एक तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लाई करता है, तो यस इट इज़ पोलर। अब बात अगर हम करें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर की, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव है। अगर आप देखो तो बेटा कार्बन से जो आपका जो पोलैरिटी है वो कुछ इस तरह से जा रही है। राइट, आप देखोगे बेटा जो इसका म्यू निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है। राइट, अब क्योंकि इसका म्यू निकल कर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देख सकते हो इसकी जो पोलैरिटी है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। इसी वजह से बेटा हम बोलते हैं एक्चुअली में कार्बन पोलर होने के बावजूद, ये दोनों देखो, ये वाला बॉन्ड भी कहीं ना कहीं पोलर है और ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, बट इनकी जो स्पाशियल अरेंजमेंट है, स्पाशियल अरेंजमेंट जो आई है हमारे सामने बंद करके, उस स्पाशियल अरेंजमेंट में हम ये पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस स्पाशियल अरेंजमेंट में हम पा रहे हैं कि इनमें नेट कैंसिलेशन हो रहा है बेटा, इनमें कैंसिलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, नेट कैंसिलेशन हो रहा है डाइपोल का। और बेटा नेट कैंसिलेशन की वजह से है, नेट कैंसिलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट की वजह से आप कहोगे, राइट, नेट कैंसिलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट की वजह से बेटा आप कहोगे कि ये एक्चुअली में देयरफॉर इट इज़ नॉन पोलर, देयरफॉर इट इज़ नॉन पोलर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। राइट, तो ये कहीं ना कहीं फिर भी आपका पोलर होने के बावजूद भी इंडिविजुअली पोलर है, बट आपका जो ओवरऑल बात करें तो नॉन पोलर निकल कर आता है। क्यों निकल कर आता है नॉन पोलर? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? राइट, इसके बाद देखो हमसे क्या कह रहा है बेटा, इसके बाद देखोगे अगर हमसे कह रहा है तो देखो बच्चों, हमसे कह रहा है कि राइट द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन क्या है? देखो 2 लिमिटेशन लिखनी है ऑक्टेट रूल की। बेटा आप तो जानते ही हो हम लोगों ने 6 लिमिटेशन पढ़ी हुई हैं। अगर हम 2 लिमिटेशन की बात करें तो बहुत आसान है हमारे लिए आंसर करना। राइट बेटा, याद रखना ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या है। हमारे को पता है सबसे पहली लिमिटेशन है, ऑक्टेट रूल बात करता था 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कई लोगों के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कई लोगों के अंदर, कई जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि बेटा लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होना या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना या इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का होना, ये सबसे पहला बेटा हम कहेंगे आपका, हम कह सकते हैं लिमिटेशन है। राइट, कुछ कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। राइट, जैसे कि हमने पढ़ रखा है BeCl2, BeF2, AlCl3, इन सभी में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। और बेटा कुछ कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं जैसे कि NH3
आपका H2O, आपका SF6, राइट, आपका PCl5, ये सारे इलेक्ट्रॉन रिच में आते हैं, राइट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, ये भी बेटा कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जैसे कि आप देखो NO2, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लाई करता है, आपको पता है, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें कुछ सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा आप पाओगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज है, जो आपका हम कह सकते हैं ऑक्टेट रूल के लिए एक्सेप्शन बनी हुई है बेटा। इसके अलावा जो एक्चुअली में ऑक्टेट रूल के लिए एक्सेप्शन है, अब ऑक्टेट रूल के लिए एक और चीज़ जो एक्सेप्शन है बेटा वो ये है, आप देखोगे अगर हम देखें ऑक्टेट रूल के लिए और क्या एक्सेप्शन है, तो एक और चीज़ हमने पढ़ी थी बेटा NCERT में कि कुछ हमने पढ़ा था कि ना सभी लोग नोबल गैस बनना चाहते हैं, बट हमने पढ़ा था कि नोबल गैस खुद भी कंपाउंड बनाती थी, हमने पढ़ा था नोबल गैसेज खुद भी कंपाउंड बनाती थी जैसे कि HCF2, राइट। सभी लोग इनर्ट बनना चाहते हैं, अगर सभी लोग इनर्ट बनना चाहते हैं, नोबल गैस बनना चाहते हैं, तो नोबल गैस खुद क्यों कंपाउंड बना रही है? सबसे बड़ी एक ये भी प्रॉब्लम थी बच्चों, ये भी आप याद रखना, HCF2, HCF4, HCF6, HCO2F2, राइट। ये सारी चीज़ें भी बेटा हमने कहीं ना कहीं पढ़ी थी, तो ये नोबल गैसेज भी कंपाउंड बना रही हैं, राइट, ये आपने याद रखना, राइट। इसके बाद अगर हम देखें आपका जेनॉन होता है, याद रखना, KrF2, ये सब भी आपके क्रिप्टन वगैरह कंपाउंड बनाते हैं। फिर बेटा याद रखना ऑक्टेट रूल की एक और बहुत बड़ी समस्या थी, ऑक्टेट रूल हमारे को शेप नहीं बताता है, राइट, ये याद रखना, ऑक्टेट रूल हमें शेप नहीं बताता है, ऑक्टेट रूल हमारे को शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताता। साथ साथ बच्चों एक और बहुत ही बड़ी समस्या है, ऑक्टेट रूल हमारे को स्टेबिलिटी नहीं बताता है, शेप नहीं बताता है, स्टेबिलिटी नहीं बताता है, ये भी आपने याद रखना है, राइट। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो इनमें से बेटा आप कोई भी 2 बातें लिख दोगे अपने एग्जाम में तो आप एक्चुअली में एकदम करेक्ट कहलाओगे। याद रखना इलेक्ट्रॉन रिच को हमारी NCERT ने इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड लिखा हुआ है, राइट, ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉन रिच को NCERT ने बेटा एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड स्पीशीज़ लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें बेटा डिस्टिंग्विश करना हमारे को बिटवीन सिग्मा एंड पाई के बीच में, हमारे को सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में बताना है डिफरेंस। तो बेटा आप क्या देखोगे डिस्टिंग्विश अगर हम करें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में, देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, राइट। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग के बाद बनता है, राइट। पाई बॉन्ड के बारे में याद रखना बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, राइट। बेटा याद रखना जो आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा वो सिग्मा, जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा वो पाई। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें बेटा जो सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन इज़ पॉसिबल, इसके अबाउट बेटा फ्री रोटेशन इज़ पॉसिबल, राइट, फ्री रोटेशन इज़ पॉसिबल। बट आप पाओगे बेटा पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखना। पाई बॉन्ड के अबाउट जो होती है बेटा रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, फ्री रोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपने याद रखना है, फ्री रोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। ये दूसरी बात हो गई बेटा। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखना, और बेटा जो पाई बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं वीक होता है, ये भी आपने याद रखना है, राइट। ये छोटी छोटी बेटा बातें अगर आप याद रखोगे तो बस आपका कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाएगा काफ़ी, ठीक है। तो यही छोटी छोटी बच्चों बातें आपने क्या करनी है, आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, राइट। बेटा एक और मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ सिग्मा और पाई का, राइट। ये याद रखना कि सिग्मा जो होता है बेटा वो एक्चुअली में याद रखना कि बस यही है, सिग्मा जो होता है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और क्या कि सिग्मा SS और बेटा SPP के ओवरलैपिंग से बनता है, राइट। और बेटा याद रखना जो पाई होता है बेटा वो एक्चुअली में PP के ही ओवरलैपिंग से बनता है, और वो भी आपका याद रखना PZ जब भी ओवरलैपिंग करेंगे तो आपका सिग्मा बनेगा, बट जब PY ओवरलैपिंग करेंगे या PX ओवरलैपिंग करेगा तो बेटा आपने याद रखना है तो आपका पाई बनता है। ये बातें आपने याद रखनी है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, इसके बाद देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है
कह रहा है स्टेट द टू एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर। बेटा वेस्पर के बारे में हमें दो बातें बतानी है। बेटा देखो, जब तक वेस्पर नहीं थी तब तक हमारे पास एग्जैक्ट शेप नहीं थी, याद रखना। वेस्पर के आने के बाद ही हमें एग्जैक्ट शेप मिल पाई है। तो याद रखना वेस्पर का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, टू एप्लीकेशन लिखा है यहाँ पर। तो बेटा जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वेस्पर का वो यही है, इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट द शेप। ठीक है, याद रखना सबसे लास्ट में आपकी वेस्पर आई थी बच्चों, इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट द शेप। और दूसरे नंबर पर बेटा याद रखना इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड एंगल। इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड एंगल, राइट। ये अगर डन है आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वाई डू नोबल गैसेज हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा जो नोबल गैसेज होती है उनकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जीरो क्यों होती है? बेटा याद रखना बिकॉज नोबल गैसेज के पास फुल्ली फिल्ड सबशेल होता है। फुल्ली फिल्ड इनका एक्चुअली में ऑर्बिटल होता है लास्ट। तो ध्यान से सुनना बेटा, इनकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। याद रखना नोबल गैसेज जो होती हैं, नोबल गैसेज के पास दे हैव फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ क्या तो आएगा NH2NP6। बेटा इनका हमेशा P6 पूरा भरा हुआ रहता है। इसी की वजह से बेटा याद रखना देयरफॉर इनकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, याद रखना। एंड इसी वजह से हम कह सकते हैं देयरफॉर दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ ज़ीरो। हाँ है ना, ये हमें याद रखना बच्चा कि इनकी इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी होती हैं वो एक्चुअली में ज़ीरो होती है इसी वजह से। ठीक है, तो आपने याद रखना है दे हैव फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ पॉजिटिव। बेटा मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। याद रखना दो बातें। सबसे पहली बात कि नोबल गैस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा पॉजिटिव में उन्हीं के पीरियड में हाई होती है। रेस्पेक्टिव पीरियड जो भी रेस्पेक्टिव पीरियड है उस रेस्पेक्टिव पीरियड में याद रखना सबसे हाई जो आपको मिलेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो हमेशा नोबल गैसेस की मिलेगी, पहली बात। बेटा दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली सभी की नेगेटिव होती है, बट नोबल गैसेस की याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। मैंने आपको पढ़ा रखा है 3 लोगों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, आपका एक नोबल गैसेस की, एक नाइट्रोजन की और दूसरा ग्रुप 2 की कैल्शियम को छोड़ करके, उन सभी की आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्लेन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इन ग्रुप 1। बेटा लिथियम जो होता है ना, लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, टेढ़ा रिश्ता शो करता है किसके साथ? तो बेटा वो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के साथ अपनी सिमिलैरिटी शो करता है। तो बेटा इसी डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से हम कहते हैं कि लिथियम जो है वो कहीं ना कहीं एनोमलस है, लिथियम थोड़ा सा चेंज है। बेटा इसका एक यही कारण नहीं है, इसका और भी कारण है। बेटा इसके जो 2-3 और कारण है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना बच्चों। देखो इसका पहला आंसर आएगा लिथियम का साइज़ छोटा है, राइट। लिथियम का स्मॉल साइज़ है, राइट, ये पहला कारण। बेटा लिथियम का स्मॉल साइज़ के बाद लिथियम के अंदर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से बेटा ये अपनी छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही शो कर रह जाता है। ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी हाई नहीं कर पाता। और तीसरी बात बेटा याद रखना इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है, इसकी खींचने की क्षमता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज कर लेता है, राइट, हाई पोलराइजिंग पावर है। इन 3 कारणों से, राइट, एक तो हाई पोलराइजिंग पावर, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इन्हीं वजहों से याद रखना लिथियम जो होता है बेटा एक्चुअली में कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। इट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, राइट, कोवेलेंट कंपाउंड। जबकि आप देखोगे इसके ग्रुप में जो आपका सोडियम है, पोटाशियम है, वो एक्चुअली में आपका आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बट लिथियम जो बनाता है बेटा वो एक्चुअली में कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। गॉट इट है। दूसरा आप देखोगे बेटा लिथियम जो होता है वो कहीं ना कहीं नाइट्राइड के साथ बॉन्डिंग करता है। लिथियम आप देखोगे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, Li3N बनता है,
जबकि आप देखोगे बेटा सोडियम ऐसा नहीं करता, पोटाशियम ऐसा नहीं करता, मैग्नीशियम ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं मैग्नीशियम ऐसा करता है। तो देखो बेटा आप फिर देख रहे हो कि कहीं ना कहीं लिथियम और मैग्नीशियम आपस में कहीं ना कोई एक रिलेशन, कुछ रिश्ता सा दिखा रहे हैं। इन्हीं वजहों से हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं लिथियम अपने ग्रुप से कम और एक्चुअली में मैग्नीशियम से ज़्यादा सिमिलैरिटी बियर कर रहा है। इसी वजह से हम कहेंगे कि वो एनामोलस है। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप देखोगे मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, Mg3N2 बनता है। राइट, आगे बढ़ जाते हैं अगर यहाँ तक डन है तो। इसके बाद अगर आप देखो बेटा हमसे कहा गया है लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिपेंड करती है बेटा किन किन बातों पे। देखो बच्चों याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंटली तो वो डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। ये हमारी एनसीईआरटी हमें बता रही है। सबसे इंपॉर्टेंटली जो बेटा आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। बेटा दूसरा वो शील्डिंग पे भी डिपेंड करती है, शील्डिंग पर। राइट, शील्डिंग पर हम कह सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करती है, शील्डिंग पर डिपेंड करती है। बेटा तीसरा वो कहीं ना कहीं साइज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। राइट, आप देखोगे जब साइज़ बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, जबकि साइज़ घटने पर इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो एटॉमिक साइज़ पर भी डिपेंड करती है। और चौथा अगर हम देखें तो बेटा आप देखोगे न्यूक्लियर चार्ज, तो वो बेसिकली हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो हमने लिख ही दिया। राइट, गॉट इट। तो बेटा याद रखना है आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, साइज़, इन 3 बातों पर बेसिकली आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। बेटा एक बार लिख भी लेते हैं जरा हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा। क्या है सबसे पहले देखिए बेटा, याद रखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, अगर आपका Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपने याद रखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। बेटा याद रखिएगा अगर शील्डिंग बढ़ेगा, अगर सिग्मा जिसे हम शील्डिंग कांस्टेंट कहते थे बेसिकली, अगर शील्डिंग बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे। और बेटा अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, अगर आपका साइज़ बढ़ता है तो बेटा याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। ये इन्वर्स का रिलेशन है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों आपको याद कर लेनी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाई डज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ बेटा हम जानते हैं ली बी ब क न ओ फ ने। अगर हम देखें हमारे सामने जो एलिमेंट दिए गए हैं, राइट, हमारे सामने जो एलिमेंट दिए गए हैं, जब बेटा हम यहाँ से यहाँ पर बढ़ते हैं, हम जब लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं बच्चों, तो अब हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं बेसिकली कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं बेटा याद रखना साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है। और बेटा साइज़ घटने की वजह से वाई डज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़, बेटा साइज़ डिक्रीज़ होता है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बेटा याद रखना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। राइट, तो अब आप देखोगे तो बेटा इसी वजह से आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर को क्या, कि जब भी हम ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट, तो आप देखोगे ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब भी बेटा हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब भी हम इस तरह से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो याद रखना बेटा एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने बेटा शॉर्ट में लिखा है, याद रखना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो न्यूक्लियस है, आपके प्रोटॉन्स बढ़ने से कहीं ना कहीं न्यूक्लियस बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर पाता है, और जिसकी वजह से आपका साइज़ घट जाता है। राइट, तो न्यूक्लियस की पुलिंग बढ़ जाती है, याद रखना लेफ़्ट टू राइट जाने पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की पुलिंग पावर बढ़ जाती है। इसी न्यूक्लियस की पुलिंग पावर को हम एक्चुअली में Z इफेक्टिव का नाम देते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। डन है, आगे बढ़ जाते हैं। पुलिंग पावर इंक्रीज हो सकती है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो कहाँ पर हैं हम, अब आ चुके हैं हम यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें बेटा तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे,
बड़ा आसान सा है बच्चा, ध्यान से समझना। देखो मेंडलीव के बारे में अगर हम पढ़े तो बेटा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी वो बेसिकली एटॉमिक वेट के बेस पर थी। वो इंक्रीजिंग एटॉमिक, बेसिकली वो जो उसकी पीरियोडिक फंक्शन थे मेंडलीव के, जो पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक फंक्शंस थे वो एटॉमिक वेट डिपेंडेंट थे, एटॉमिक वेट के ऊपर निर्भर करते थे। और अगर हम पीरियोडिक फंक्शंस जो थे बेसिकली वो हम याद रखेंगे बच्चों, वो किस पर डिपेंड करते थे, वो आपका डिपेंड करते थे, याद रखना, वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड करते थे, राइट। और अगर हम बात करें बेटा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपका एक्चुअली में ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बेसिकली वो, उसमें जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है बेटा, ना कि वो डिपेंड करता है आपका एटॉमिक वेट पर। तो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उल्टा है, वो डिपेंड करता है, याद रखना आपने, किस पर, एटॉमिक नंबर पर। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, राइट, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा बेटा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर थी ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बेस पर थी। और बेटा अगर हम बात करें आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर है बच्चों, ये आपने याद रखना है, राइट। और कुछ नहीं है बेटा, बाकी तो ऑलमोस्ट सब सेम है। बाकी तो आपका जो आपको देखो कहीं ना कहीं आप जानते ही हो कि मॉडर्न पीरियोडिक, वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताती है ना, ये आप बता सकते हो। और आप ये देख सकते हो, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आइसोटोप्स के बारे में एकदम क्लियर है, राइट, तो ये बताती है जबकि ये नहीं बता पाती है। तो यही सारे आपने डिफरेंसेस लिख देने हैं, राइट। बढ़े आगे, चलिए बेटा। अब इसके बाद है हमारा 11वां क्वेश्चन, हमसे कह रहा है 2 ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। बेटा रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक मॉडल जो है बेटा वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताता था हमारे को, राइट। सबसे पहली बात बेटा मैक्सवेल ने, आप जानते ही हो, मैक्सवेल ने कहीं ना कहीं आपका जो रदरफोर्ड था उसको एक्चुअली में देखो मैक्सवेल ने कहीं ना कहीं, आप जानते ही हो कि उसने कहीं ना कहीं कर दिया था गड़बड़। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड को कहीं ना कहीं बेटा ये प्रूव कर दिया था कि उसको पता ही नहीं है, ये सब स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया था मैक्सवेल को, वो है ना, याद है, उसने बोला था कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में और वो जाके न्यूक्लियस में सिंक कर जाएगा। तो बेटा याद रखना ड्रॉबैक यही आएगा, इट कुड नॉट, बोलो बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। पहली बात, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दूसरी बात अगर हम करें बेटा तो याद रखना, और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, तो ये भी हमें याद रखना है, राइट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, राइट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए, व्हाट आर आइसोबार्स एंड गिव वन एग्जांपल। तो बेटा आइसोबार्स की अगर हम बात करें तो याद रखना आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका एक्चुअली में कहीं ना कहीं सेम मास है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। तो आइसोबार्स वो होते हैं बेटा जिनका एक्चुअली में, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं उनका डिफरेंट है, बट बेटा उनका मास नंबर जो है वो कहीं ना कहीं सेम है। और याद रखना आइसोबार्स के अगर हमें एग्जांपल देने की बात आए तो आइसोबार के एग्जांपल देने की बात आए तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना बेटा। आइसोबार्स के एग्जांपल में आ जाएगा आपका कार्बन, और इसका एटॉमिक नंबर 6, और नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो 7। बेटा देखो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आप देखोगे इनका एटॉमिक नंबर जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, इनका एटॉमिक नंबर जो है वो कहीं ना कहीं सेम है, बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। देखो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें बेटा, हमसे कहा गया डिफाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड इट्स एक्सप्रेशन। बेटा देखो डी ब्रोगली ने क्या बोला था बेटा, डी ब्रोगली के जो वर्ड्स थे वो थे ड्यूल नेचर को लेकर के, क्या थे इन बातों को हम जान लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो प्यारे बच्चों अब इस बात को समझना और सुनना। देखो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या था, ध्यान से देखना बेटा। डी ब्रोगली ने कहा था एवरी मूविंग मटेरियल
particle, every moving material particle, every moving material particle हैज़, हमें याद रखना है, हैज़ ड्यूल करेक्टर, हैज़ ड्यूल करेक्टर। ये डी ब्रॉगली कहते हैं बेटा कि इस संसार के हर मैटर के अंदर एक्चुअली में दो दो करेक्टर एग्जिस्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ड्यूल करेक्टर का क्या मतलब है ये याद रखना, दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, हमें ये याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग बेटा सबसे इम्पोर्टेंट, वेव लेंथ जो एसोसिएटेड होती है उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। बेटा हमने इसकी अलग अलग फॉर्म भी पढ़ रखी है, अभी के लिए बस आप यही याद रखो कि एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होती है। मास जो होता है वो बेसिकली आपका मास ऑफ पार्टिकल होता है, वी आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है। जनरली हम बेटा माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए ही हमेशा डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक के लिए वेवलेंथ हमेशा इनसिग्निफिकेंट निकल कर आती थी, इसलिए हमेशा माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए ही ये फार्मूला वैलिडेट करता है। तो ये फार्मूला जो होता है ओनली वैलिडेट फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, याद रखना बच्चों, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए ही काम करेगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इसके बाद हमसे कह रहा है बेटा कि इसके बाद अगर हम देखें, देखिए इसके बाद हमसे कह रहा है वाई आर द एनर्जी लेवल्स इज क्वांटाइज्ड इन अ बोर मॉडल। बेटा जो देखो ध्यान से सुनना बच्चों, बोर ने कहा था, राइट, ध्यान से सुनना बच्चों, बोर का कहना था, क्या कहना था, बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो रिवॉल्व करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं, राइट, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें हम जिन्हें एक्चुअली में स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं, जिनके अंदर वो रिवॉल्व करते हैं, उनके अंदर बेटा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज होता है, और वो जो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है वो nh अपॉन में 2π के इक्वल होता है, जिसमें कि हमारा n का वैल्यू 1 2 3 चेंज होता रहता है। ये बेटा हमारे नहीं, ये हमारे प्यारे से बोर जी के कहने थे, ये आपने याद रखना बच्चों, ठीक है। तो ये बेटा बोर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, उसने बोला था द एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज ऑर्बिट इज ऑल्सो क्वांटाइज। उसने ये भी बोला था कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्व होने की वजह से जो एनर्जी होगी वो भी कहीं ना कहीं क्या है बेटा, वो भी क्वांटाइज्ड है, ये आपने याद रखना है बच्चों, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। बेटा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्बिट जो होते हैं बेटा वो कहीं ना कहीं सर्कुलर होते हैं, हमें पता है, राइट। ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट शेप होती है। बेटा ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, ये हमें याद रखना है, डिफरेंट शेप्स, नंबर 1 थिंग, राइट। बेटा सेकंड थिंग अगर हम बात करें तो बेटा ऑर्बिट्स जो होते हैं उनका एक एक्चुअली में डेफिनेट पाथ होता है, उनका एक डेफिनेट पाथ होता है, एक डेफिनेट पोजीशन होती है, राइट। बट बेटा आप जानते हो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी है, वो एग्जैक्ट नहीं होती बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना बेटा। जो ऑर्बिट्स होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट पाथ होता है, डेफिनेट पोजीशन होती है। तो बेटा याद रखना डेफिनेट पाथ होता है एंड डेफिनेट पोजीशन होती है। बट अगर हम बात करें ऑर्बिटल की तो बेटा ऑर्बिटल जो होते हैं उनका जो होता है कहीं ना कहीं बेटा याद रखना, ये कहीं ना कहीं ऑर्बिटल जो होते हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है बेटा आपका ऑर्बिटल, ये आपने याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों अगर हम आगे बढ़ जाएं, राइट, इसके बाद अगर हम देखें बेटा जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो आपका एक्चुअली में बोर देकर गया, और ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वांटम नंबर से निकल कर आया है, याद रखना, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बेटा ऑर्बिट होती हैं वो कहीं ना कहीं देखो बेटा ये तो हमें समझ आ चुका है, राइट। 1 मिनट रुकना, ऑर्बिट और ऑर्बिटल का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमारे सामने आएगा बेटा,
वो डिफरेंस आएगा हमारा क्या, वो डिफरेंस आएगा हमारे पास ऑर्बिट और ऑर्बिटल का। अगर हम देखें तो 1 मिनट रुकिए ज़रा। देखो बेटा, तो बस एक यही रहेगा बेटा, इसके अलावा तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यही हमारे को याद रखना था बस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें, राइट, ऑर्बिट ऑर्बिटल के बारे में इतना इनफ है बेटा ना, और भी चाहिए। देखो, और अगर हम देखें तो बेटा ऑर्बिट ऑर्बिटल के बारे में नहीं, और तो नहीं है ना, और तो यही आएगा बस कि यही है। देखा जाए तो बेटा कि कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बताता है। ये ऑर्बिटल जो होते हैं, हर ऑर्बिट, हाँ बेटा बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है, 32 होता है। ऑर्बिटल के अंदर फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो याद रखना बेटा, एक और जो इम्पोर्टेंट बात आएगी, राइट, कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है बेटा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में वो डिफरेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो लिख देते हैं बेटा कि ऑर्बिट में होता है, ऑर्बिट जो होता है उसमें ऑर्बिटल्स में फिक्स है, राइट। ऑर्बिट के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रॉन को बताना होगा तो 2n² का फॉर्मूला यूज़ कर लेना, और ऑर्बिटल में फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल, इन ईच ऑर्बिटल। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट, ये भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगर हमारे को यहाँ तक डन है। इसके बाद अगर हम देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमसे क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। 50 हैं, तो 25 इस क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना। तो बच्चा हमसे कह रहा है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला विद एग्जांपल। देखो बेटा बहुत ही आसान है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। बेटा एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो बेसिकली सिंपलेस्ट होल नंबर है, याद रखना, वो सिंपलेस्ट होल नंबर है किसी भी एलिमेंट का। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है बेटा किसी भी एलिमेंट का। ये आपका होता है एक्चुअली में क्या, आपका एम्पिरिकल फार्मूला। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें मॉलिकुलर फार्मूला की, तो मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है ये हमारे को देता है क्या बेटा, मॉलिकुलर फार्मूला देता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो याद रखना बेटा, ये हमारे को एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, नंबर ऑफ एटम्स बताता है इन आ मॉलिक्यूल में। ये चैप्टर 1 में है बेटा, याद रखना। आप कहोगे कि आपको समझ नहीं आया, आप एग्जाम्पल चाहते हो। बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। बच्चों आप देखोगे बेटा कि C1H2O1 ये बेटा आपका एक्चुअली में एक एम्पिरिकल फार्मूला है। बट अगर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो इस फार्मूला को, तो बेटा आप देखोगे आपके पास मॉलिकुलर फार्मूला बन जाएगा। तो बेटा आपका फार्मूला बन जाएगा आपका कहीं ना कहीं C6H12O6। या फिर अगर इसी नंबर को आप एक्चुअली में 12 से मल्टीप्लाई कर देते तो आप पाते बेटा, आपको मॉलिकुलर फार्मूला जो मिलता वो आपको मिल जाता कहीं ना कहीं, आपका बन जाता आपका C12H22, नहीं ये तो 24 हो जाएगा ना। हाँ ये तो नहीं है, गलत है, ये तो डन है कि नहीं है, ठीक है, हाँ डन है। तो ये क्लियर है आपको। तो बेटा याद रखना एम्पिरिकल फार्मूला से जब भी हम उसे मल्टीप्लाई करते थे हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला आ जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ बच्चों, बहुत बढ़िया सा। आप देखोगे अगर तो आप पाओगे बच्चा C1H1 ये आपका एक एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर आप इस एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा याद रखना आपका मॉलिकुलर फार्मूला बन जाता है C2H2। इसे हम इथाइन कहते हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आता बहुत है, याद रखना बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिए भाई बच्चों, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज़ मॉलिकुलर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है। बेटा देखिए सबसे पहले तो बेटा इनका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से। बेटा मोलैलिटी जो होता है वो होता है बेटा आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। और बेटा अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी बेटा हम एक्चुअली में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 1000 कर देते हैं। बच्चों अगर हम आगे बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, मोलैलिटी की जो यूनिट होती है प्यारे बच्चों वो होती है हमारी मोल, राइट, मोल पर kg, या फिर बच्चों याद रखना इसे हम मोलल भी कहते हैं, इसे हम मोलल भी कहते हैं।
बेटा मोलैरिटी की जो हमारी यूनिट रहती है दैट इज़ मोल पर लीटर, या फिर याद रखना बच्चों इसको हम मोलर भी कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा कि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, उसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं आता, क्योंकि रीज़न इज़ कि वो मास को अकाउंटेबल मानती है, और मास जो होता है बेटा टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। बट बेटा जो मोलैरिटी होती है प्यारे बच्चों जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट की वजह से बेटा ये जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। रीज़न बीइंग क्योंकि बेटा जो टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वो वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप जानते हो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीज़ें एक्सपेंड करना स्टार्ट करती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है, राइट। तो याद रखना बेटा टेम्परेचर की वजह से हमारी मोलैरिटी में फ़र्क आता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारी मोलैरिटी घट जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है, राइट। तो ये आपने याद रखना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है याद रखना बेटा, डायरेक्ट का रिलेशन होता है, यू आर रॉन्ग। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एक साइंटिस्ट ने बोला भी था, ठीक है। देखो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। लो ये देख लो आप अपना टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन। देखो बेटा ये डायरेक्टली होता है बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। देखो इसके बाद हमसे पूछा गया है लिमिटिंग रीजेंट क्या है, डिफाइन कीजिए लिमिटिंग रीजेंट क्या है, राइट। अगर आपको नहीं पता तो फिर भी आप देख लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी पता लग जाएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इधर देखो, अब आप देखोगे बेटा व्हाट इज लिमिटिंग एजेंट। आप याद रखना बेटा एक रिएक्शन में जो चीज़ कंज्यूम हो जाती है, राइट, जो चीज़ बेसिकली हमारे जिसके भी एक्स्ट्रा मोल्स होते हैं वो तो एक्सेस रिएजेंट कहलाता है, और जिसके मोल्स कम पड़ जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आ गया। तो याद रखना बेटा मैं लिख देता हूँ द रिएक्टेंट दैट गेट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, द रिएक्टेंट that gets completely consumed, right, first in a chemical reaction, completely consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent। बच्चों अगर ये समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। हमसे अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना और समझना, राइट। अगर आपको यहाँ तक डन है बेटा, इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल आप देखो N2+3H2, और बेटा ये कहीं ना कहीं अमोनिया बनाता है। अगर आप देखो तो बेटा जब ये अमोनिया बनाता है तो आप देखोगे कहीं ना कहीं 1 मोल आपका नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा होता है, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट हो रहा होता है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, और 2 मोल अमोनिया बना रहा होता है, राइट। तो बेटा मगर अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 की जगह अगर मैं 4 मोल ले लूँगा तो बेटा अल्टीमेटली नाइट्रोजन लिमिटिंग हो जाएगा, और अगर मैं 3 की जगह यहाँ पर 2.5 मोल ले लूँगा तो आपका हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यही आपने याद रखना है बेटा कि लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा जो लेस अवेलेबल होगा, जो एक्चुअली में रिएक्शन में कंज्यूम्ड पहले हो जाएगा, राइट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए इसके बाद अगर आप देखो तो नेक्स्ट नंबर पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है बेटा, आप देखेंगे अब हमारे पास है, हाँ, व्हाट इज़ मेंट बाय इक्विवेलेंट मास। बेटा इक्विवेलेंट मास क्या है बेटा, याद रखना वैसे तो हमारे कोर्स में नहीं है, राइट। इक्विवेलेंट मास ये आपको 12th में ही देखने को मिलेगा इक्विवेलेंट मास क्या होता है, बट फिर भी आप एक बार जान लो बेटा इक्विवेलेंट मास क्या होता है। याद रखना इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है बच्चों बहुत ही आसान है, किसी भी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है बेटा उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेटा जो उसके ऊपर वैलेंसी का फैक्टर है, राइट। ये होता है बेटा आपका इक्विवेलेंट मास। आप कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझा दीजिए, तो बेटा एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो, आप अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन क्या होगा, तो आप देखोगे बेटा कि इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन जो होगा वो होगा 35.5 डिवाइड बाय बेटा आप देखोगे ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों वो चार्ज होता है 1 का, तो ये बेसिकली आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 35.5। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। आप एक और एग्जांपल लोगे तो आपको मिलेगा कि इक्विवेलेंट मास अगर हाइड्रोजन का क्या होता है तो आप पाओगे वो ऑक्सीजन का
तो आप पाओगे बेटा कि ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास जो होता है वो 16 होता है। एक ऑक्सीजन का जो एक्चुअली में एटम का मास होता है वो 16 होता है। और आप देखोगे ऑक्सीजन के ऊपर 2 की वैलेंसी होती है, -2 का बेसिकली चार्ज प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के ऊपर, आप जानते ही हो। तो जिसकी वजह से बेटा वो आपका 8 निकल करके आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है हमसे बेटा, हमसे कह रहा है एवोगैड्रोस लॉ। बेटा वैसे तो एवोगैड्रोस लॉ हमारा एक्चुअली में चैप्टर 1 में ही है। तो क्या कहता है बेटा, एक बार ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। चैप्टर 1 में एवोगैड्रोस लॉ हमसे कहता है कि याद रखना कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखना कि एवोगैड्रोस लॉ, मैं लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। एवोगैड्रोस लॉ हमसे क्या कहता है बेटा, एवोगैड्रोस लॉ कहता है दैट एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस under same temperature and pressure, right, under the same temperature and pressure contain equal number of molecules। ये आपने याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट प्यारे बच्चों। अगर आपको ये बात समझ आ गई है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद देखो हमसे क्या कह रहा है, इसके बाद बेटा जो हमसे कह रहा है वो ये, राइट। चलिए इसके बाद बेटा हमसे है केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन है बेटा 3 मार्क्स के, इन्हें देख लेते हैं। देखना बच्चों अब जरा क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, हमसे कह रहा है ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO2। बेटा हमारे को SO2 का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। अगर आप SO2 का लुईस स्ट्रक्चर देखोगे तो बेटा वो बनकर आएगा कुछ इस तरह से। सल्फ़र के ऊपर एक लोन पेयर एंड ऑक्सीजन, बेसिकली सल्फ़र को ये चाहिए और ये चाहिए। बेटा ये बनाया कैसे हमने, बेसिकली आप जानते हो हमारे को, आप जानते हो सल्फ़र के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बेटा, सल्फ़र के पास आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ऑक्सीजन आपके पास 2 हैं, उनके भी 6 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप सबको टोटल करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। बेटा 18 इलेक्ट्रॉन में से आप समझ पा रहे हो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सबको 8-8 चाहिए होते हैं। तो देखा जाए तो बेटा हमारे 16 तो यूज़ हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बट बेटा जो एक्चुअली में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे ओवर द सल्फ़र। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा, राइट, गॉट इट है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद बेटा इसने बोला है एक्सप्लेन इट शेप यूजिंग वेस्पर। तो बेटा इसकी जो शेप है आपके सामने है, राइट। वेस्पर के अकॉर्डिंग बेटा जो इसकी शेप कहलाएगी, वेस्पर के अकॉर्डिंग जो शेप कहलाती है बेटा, याद रखना ये कहलाती है आपकी एंगुलर शेप, वी शेप या बेंड शेप। याद रखना वी शेप, बेंड शेप, या बच्चों आपका जो शेप कहलाएगी ये कहलाएगी आपका एंगुलर शेप, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद अगर आपको यहाँ तक डन है तो अच्छे से, राइट। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, इसके बाद जो आपका आता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ HF। बेटा हमसे कहा गया कि HF की फॉर्मेशन करके दिखाइए, वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से, राइट। तो बेटा अगर HF फॉर्मेशन वाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर हम इसकी बात करें तो क्या आएगा बेटा, आप ज़रा ध्यान से सुनना और समझना, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को ना बेटा हमारे को एक्चुअली में अलग से समझना ही पड़ेगा, बट इसके लिए हमारे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। बेटा ज़रा ध्यान से सुनना, राइट। अब आप क्या देखोगे बच्चा, अब आप देखोगे, ध्यान से देखना बच्चों, गलत नहीं तो नहीं, देखो तो बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, क्या है हमें करना है। अब हमें अगर देखा जाए तो क्या है बेटा, ले बुलवा More description of hydrogen fluoride HF formation. The hydrogen 1s orbital interacts with the fluorine 2p orbital to form a sigma sp bonding Mo in a sigma asterisk
sp, antibonding move. डन। Fluorine's higher electronegativity results in these sigma molecular orbitals having greater electron density on fluorine than on hydrogen. Additionally, fluorine's 2px and 2py orbitals form non-bonding pi molecular. चलो देखो बेटा, तो अब ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों, हमें क्या करना था, हमें बेसिकली मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से हमें HF का जो स्ट्रक्चर हमें बनाना है, राइट। तो क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखना बेटा। अब क्या है ना, अपने को लिखना होगा सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को। अगर हम देखें हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो वो 1s1 है, और अगर हम देखें फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन तो वो बेटा 1s2, बेटा 2s2 और 2p5 है, राइट। अगर बेटा हमारे को यहाँ तक समझ आता है तो राइट। इसके बाद क्या है, हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जानते हैं वो ये कि हमारे को हाइड्रोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का नीड है, और जो फ्लोरीन है बेटा उसको भी एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो बेसिकली ये बॉन्ड तो बना लेंगे, बॉन्ड तो इनका बिल्कुल फॉर्म होगा, राइट। और आप अगर देखो कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के केस में बेटा आप देखोगे जो 1s है वो बेसिकली जो फ्लोरीन के अंदर आपका एक्चुअली में हम कहें 2p का मॉलिक्यूल है उसके साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेगा, राइट। तो बेटा आप क्या पाओगे, ये पाओगे कि आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम बनाएंगे तो देखो कहीं ना कहीं हम इसके पास अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो 2 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, राइट। अल्टीमेटली जब हम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को बनाने पर क्या पाएंगे बेटा, जब हम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा वो क्या आएगी, वो आएगी निकल करके, याद रखना क्या, 1s2 वो सॉरी सिग्मा, आप जानते हैं ना इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 बेटा, फिर आएगी आपकी पाई 2px, राइट। उससे भी पहले मगर हम क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम भर रहे हैं ना, HF का केस है, हाँ। तो फिर क्या आएगा बोलो, पाई 2px यही आएगा, हाँ कि ना, पाई 2px, ठीक है, पाई स्टार 2px, उससे भी पहले बट सिग्मा स्टार 2px आएगा ना, सिग्मा स्टार सिग्मा 2pz, ठीक है। तो इसमें 2 भर दिए जाएंगे, फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार तो बाद में आता है, पहले तो पाई 2px पाई 2py, और उसमें भी बेटा आपके 2 2 भर दिए जाएंगे। फिर बेटा आपका आएगा पाई स्टार 2px, फिर बेटा आपका आएगा पाई स्टार 2py, राइट। फिर आपका आएगा सिग्मा स्टार 2pz। बेटा मेरे को ना 10 इलेक्ट्रॉन भरने थे बेसिकली, 9 यहाँ पर 1 वहाँ पर, 10, 2 मैंने यहाँ भर दिए, 2 मैंने यहाँ भर दिए, 2 मैंने यहाँ, 2 मैंने यहाँ, 8 हो गए हैं। और अगर 2 मैंने यहाँ भर दिए तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं होंगे, हाँ कि ना। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचे होंगे, या बचे होंगे, नहीं बचे होंगे ना, हाँ। तो बेटा हमारे को यही याद रखना है कि अगर हम जब बढ़ते हैं तो हमारे पास जो निकल कर आ रहा है वो क्या, हमारे पास निकल कर आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर है, राइट। तो टोटल जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो कितने निकल कर आ रहे हैं, वो बेसिकली निकल कर आ रहे हैं हमारे पास 6, है ना, हाँ कि ना। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, 6। और अगर हम माइनस कर दें उसमें से, अगर हम देखें देखो ये हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, एक ये वाले, एक ये वाले। अगर हम देखें बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो होता है आपका एक्चुअली में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली वो होता है बेटा 2/2 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1। तो आप पाओगे बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 गलत है वो, तो बेटा आप पाओगे कि एक्चुअली में इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल करके आया है। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल के आया है, पहली बात बेटा एग्जिस्ट करेगा, और दूसरी बात इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है HF का, याद रखना है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये HF का। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो समझने वाली, HF के अंदर याद रखना बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, क्योंकि बेटा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, याद रखना बच्चों। ये आपका इसके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों, ये आपने याद रखना है, राइट। स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट।
ये आपने याद रखना है। बट अब अगर हम आगे बढ़े तो बेटा क्या है, बच्चा देखो आपके सामने है, वाई इज़ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज़ लोअर देन दैट ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। बेटा बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है। प्यारे बच्चों देखो, फ्लोरीन के अगर आप अंदर देखो और क्लोरीन के अंदर अगर आप देखो तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप पाओगे वो क्लोरीन के अंदर 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, फ्लोरीन के अंदर 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, जो दिखती नहीं है बट है, एग्जिस्ट करती है, वो ये कि बेटा फ्लोरीन के अंदर जो है एक्चुअली में आपके 3 लोन पेयर एक फ्लोरीन पर और दूसरे फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर, बेसिकली 6 लोन पेयर आपके धक्का मुक्की कर रहे हैं। राइट, आप देख सकते हो 3 यहाँ मौजूद हैं और 3 यहाँ मौजूद हैं। तो ये बेसिकली 6 लोन पेयर बेटा जब रिपेल करते हैं तो ये इतना भयंकर तरीके से रिपेल करते हैं बेटा कि एक्चुअली में ये कॉज कर देते हैं कि इस फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, इस फ्लोरीन को टूटने पर मजबूर कर देते हैं। अब आप कहेंगे, आपके मन में एक सवाल होगा कि ये सिमिलर कहानी तो यहाँ भी है, ये सिमिलर कहानी तो यहाँ भी है कि यहाँ पर भी तो वही सिमिलर एक्चुअली में लोन पेयर होंगे, 6 ही लोन पेयर हैं यहाँ पर भी। बट बेटा याद रखना इम्पॉर्टेंट बात जो ये है वो ये कि आपका जो फ्लोरीन के अंदर जो 6 लोन पेयर हैं वो इतना नियर बाय हैं, वो स्मॉल साइज़ की वजह से, क्योंकि बेटा देखो 2p का कहीं ना कहीं स्मॉल साइज़ होता है और बेटा 2p का अगर स्मॉल साइज़ है तो वो इतना नज़दीक है एक दूसरे के, इतना स्मॉल साइज़ है कि वो एक्चुअली में उनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है। जबकि आप देखेंगे 3p का कहीं ना कहीं साइज़ बढ़ जाता है, लार्ज साइज़ हो जाने से रिपल्शन घट जाता है, लार्ज साइज़ हो जाने से रिपल्शन लेस है। याद रखना यहाँ पर रिपल्शन लेस है बच्चों, बट यहाँ पर रिपल्शन मोर है बेटा, इसी वजह से ऐसा होता है, ये आपने याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, अब आगे बढ़े अगर हम तो बेटा इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की, तो बेटा हमसे कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए sp2 और sp3 के लिए। देखिए बेटा अगर हम बात करें sp2 की तो बेटा sp2 एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन विद द सुटेबल एग्जांपल। बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास जो सुटेबल एग्जांपल है वो है हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल वो है हमारे पास बेटा BF3 AlCl3। राइट, वो बेटा हमारे पास जो एग्जांपल है वो है BCl3। राइट, ये सारे बेटा एग्जांपल हमारे आपके इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। अब अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा एग्जांपल सुटेबल है तो CH4 CCl4। राइट, ये सारे एग्जांपल बेटा जो है आपके वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एकदम सुटेबल हैं। और एक्सप्लेन भी करना है तो बेटा एक्सप्लेन के लिए बस कुछ नहीं करना अपने को बच्चा, एक्सप्लेन के लिए तो बस यही है कि हम क्या करते हैं ना, हम एक्चुअली में BF3 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर बन करके आता है। सिमिलर वे में बेटा हम अगर देखें तो AlCl3 के केस में इस तरीके का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है और बेटा अगर आप देखोगे तो बेटा आपका कहीं ना कहीं 120 डिग्री और प्लेनर ही स्ट्रक्चर बन करके आता है। और बेटा सिमिलर वे में आप BCl3 का अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर देखोगे तो बेटा 120 डिग्री का एंगल बनता है और सिमिलरली प्लेनर स्ट्रक्चर बन करके आता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे बेटा CH4 को तो CH4 में बेटा कहीं ना कहीं आप देखोगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है और बेटा आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 109.5 डिग्री का एंगल आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो 109 डिग्री और 28 मिनट ये एंगल आपका बन करके आता है। और बेटा सिमिलरली आप देखोगे CCl4 में भी बेटा कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर रहता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। राइट, तो बेटा आप देख सकते हो कि आपका इनके अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। एक बार इसे थोड़ा सा साइड करके लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। राइट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, राइट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या देखोगे, इसके बाद है बेटा हमारे पास कार्बोनेट आयन और इसमें रेजोनेंस को समझाइए। राइट, अब बेटा देखो ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रेजोनेंस होती है, वो हमें पता है, कुछ इस तरीके से इसे दिखाया जाता है।
बेटा इसी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इन्हीं स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो आपके पास बनेगा कुछ ऐसा और एक इस तरह का स्ट्रक्चर। बेटा याद रखना ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। और आप देखोगे बेटा ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, डन है। अब अगर हम पाएँ इन तीनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं बेटा, इनका सबसे इम्पोर्टेंटली इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.3 निकल के आता है। ये कैसे आता है तो मैंने आपको सिखा रखा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 4/3 करना होता है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, और डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं टोटल 3। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं आपके सामने, इसलिए इसका रेजोनेटिंग बॉन्ड ऑर्डर 1.33 निकल करके आता है, राइट। अब बात आती है बेटा, याद रखना रेजोनेंस होता क्या है, तो याद रखना रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हम रेजोनेंस कहते हैं, याद रखना। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन is called resonance, राइट। ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई है, इसके बाद बेटा अब हम 25 पर आ गए हैं, यहाँ पर ओवर करते हैं बच्चों, राइट। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम 26 से 50 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।